हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। तो गाइस, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में एनर्जी कंजर्वेशन जो आपका सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर का। लगभग सभी ब्रांच में कॉमन सब्जेक्ट है और हर एक ब्रांच वाले स्टूडेंट इसको पढ़ेंगे। तो अब चलिए देख लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन जो आपका सब्जेक्ट है। तो आज हम इसके फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे, बेसिक ऑफ एनर्जी इसका नाम है। और ये हमारा लेक्चर 1 है। और देखिए, ये जो हमारा लेक्चर आपके लिए हम मतलब आपके लिए बना रहे हैं, वो आपके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। और आपका जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें हम जो है केवल आपके सेमेस्टर की तैयारी नहीं करा रहे हैं, इसके साथ साथ आपका जो कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उसको भी हम साथ साथ में बताते रहेंगे। और देखिए, यूपीपीसीएल की अगर हम बात करें, यूपीपीसीएल जेईई, तो उसमें जो है यहाँ से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है आपके। जब आप सेमेस्टर ये आप डिप्लोमा की डिग्री ले लेंगे, फिर जब आप कंपटीशन के लिए जाएंगे तब भी यहाँ पे इस चीज़ को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी से इसको अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आगे चल करके जो है उतना प्रॉब्लम ना होनी पाए, बेसिक आपका क्लियर रहे। तो अब देखिए, यूपीपीसीएल की बात तो हमने कर दी यहाँ पे, और सारी बात कर दी। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन, ये जो आपका चैप्टर है, सब्जेक्ट है। तो इसमें आपको ये क्यों पढ़ना है, ये आपके बीटीयूपी सिलेबस ने क्यों इसको ऐड किया। तो देखिए, आजकल आपको पता है कि जो हमारी एनर्जी है, जैसे कि हम बात कर लें यहाँ पे डीजल की, या फिर हम बात कर दें यहाँ पे पेट्रोल की, या फिर कोयला की बात कर लें, तो ये जो हमारे कभी ना ख़त्म होने वाले स्रोत तो है नहीं, इसको कभी ना कभी तो ख़त्म ही होना है। तो इसकी हमें बचत तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि देखिए डीजल, कोयला, पेट्रोल, ये सब जो हमारे स्रोत हैं एनर्जी के, इनको अगर हमें बचाना है तो मतलब कि एनर्जी को किसी न किसी प्रकार से संरक्षण करना पड़ेगा, ताकि जो है जो इसका फालतू वाला जो एनर्जी खपत हो रहा है वो कम से कम बच पाए। तो इसीलिए यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन आपको पढ़ना है। और बाकी देखिए, इसमें बेसिक ऑफ एनर्जी में क्या पढ़ना है, पहला जो पॉइंट यहाँ पे है, हम देखिए यहाँ पे सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे, और जाएंगे एडवांस तक। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, पहला जो इसमें आपको समझना है, एनर्जी क्या होती है। तो अब एनर्जी क्या होती है, देखिए यहाँ पे हमने डिफिनीसन लिख रखा है कि एनर्जी इज़ एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आपने ये जो डिफिनीसन बहुत पहले से पढ़ते हुए आए हैं, 10, 11, 12 जो भी आप कह लें, तो उसमें आपने इसको पढ़ा है एनर्जी की डिफिनीसन को, कि कार्य करने की जो क्षमता होती है वही हमारी क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। तो अगर हम इसको इंग्लिश में बोल दें तो एनर्जी इज़ एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। तो आपको ये एनर्जी की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि जो हम कार्य करते हैं या फिर जो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम एनर्जी कहते हैं। और अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात कर लें, तो जैसे देखिए, बैटरी को अगर हम चेंज करें, बैटरी जो हमारी रासायनिक ऊर्जा उसमें होती है, अगर हम उसके द्वारा बल्ब को जलाएं तो देखिए प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया कुछ? एग्जाम्पल का मतलब ये है कि हम एनर्जी को उत्पन्न भी नहीं कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो एनर्जी को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसीलिए जो एनर्जी कंजर्वेशन है, ये जो सब्जेक्ट है, आपको पढ़ना अच्छे से, ताकि जो है आप समझ पाएँ कि एनर्जी को किस प्रकार से हमें संरक्षित करना है। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिख रखा है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही समाप्त किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करें, तो जो बैटरी हमारी है, इसके द्वारा हम बल्ब को जलाते हैं। तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती है, और रासायनिक ऊर्जा जो परिवर्तित हो रही है यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जीता जागता एग्जाम्पल है कि रासायनिक ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और ये आप देखते भी होंगे। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आगे क्या चीज़ है इसमें। देखिए, यह सिद्धांत ही ऊर्जा संरक्षण का नियम तथा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। अब ये जो है सिद्धांत, इस चीज़ को जो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये जो थ्योरी हमने यहाँ पे लिख दी कि हम ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही समाप्त कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये जो सिद्धांत है ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बोलते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन यही जो है सिद्धांत है ये चीज़।
तो अब देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा बेसिक चीज़। तो चलिए थोड़ा सा और बेसिक देख लेते हैं, क्योंकि जो बेसिक ही है, देखिए यहाँ पे चैप्टर का नाम ही है बेसिक ऑफ एनर्जी। एनर्जी का हमको इसमें बेसिक ही पढ़ना है, बाकी एडवांस में अब जब आगे चैप्टर में जाएंगे तब आपको एडवांस मिलेगा, क्योंकि आपको आपका बेसिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो आपका एक और पॉइंट है इसमें, ऊष्मागति का प्रथम नियम। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है? तो अभी अभी आपने वो देखा, तो उसको हम सिद्धांत भी बोलते हैं, नियम बोलते हैं, जबकि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एक्चुअल में कुछ और होता है। एक्चुअल में क्या होता है? डेल यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू। डेल यू बराबर क्या होता है? क्यू माइनस डब्ल्यू, या फिर इसी को आप डब्ल्यू बराबर होता है क्यू माइनस डेल यू। जहाँ पे डब्ल्यू क्या हमारा है, ये डब्ल्यू क्या चीज़ है यहाँ पे? डब्ल्यू आपका वर्क है, किया गया कार्य है। और अगर हम बात कर लें डेल यू क्या चीज़ है, तो डेल यू हमारा यहाँ पे क्या है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। क्या है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन है। और अगर हम यहाँ पे बात करें क्यों क्या है, क्यों हमारी ऊष्मा, आपको पता ही है क्यों क्या हमारी ऊष्मा है। तो यही जो छोटा सा फार्मूला लिखा गया है, यही ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम है। और इसी फार्मूले को आपको थोड़ा सा अच्छे से बता देते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि यदि किसी निकाय की अवस्था में परिवर्तन किया जाए तो निकाय द्वारा किया गया कार्य ऊष्मा तथा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के अंतर के बराबर होता है। यदि किसी निकाय की अवस्था में परिवर्तन किया जाए तो निकाय द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू तथा किया गया कार्य ऊष्मा तथा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किया गया कार्य डब्ल्यू जो होता है ऊष्मा और आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये आपने इस फार्मूले से समझ लिया। अगर हम प्रैक्टिकली इसको अगर हम समझें, तो जैसे कि अगर हम बात करें कि मान लीजिए कोई निकाय है, या फिर आप ही जो है कहीं स्थिर खड़े हैं, या फिर आप ऐसे चल रहे हैं पैदल। और देखिए जब आप पैदल यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे स्थिर खड़े हैं, और ये आपकी स्टेज है, स्टेज वन है। क्या है आपकी? ये स्टेज वन है। और आप दौड़ते हुए या फिर चलते हुए इस स्टेज पे, स्टेज टू पे आ गए। कहाँ पे आ गए? स्टेज टू पे आ गए। तो जब आप यहाँ से यहाँ तक आए तो आपकी आंतरिक ऊर्जा में कुछ परिवर्तन हुआ। अब मान लीजिए वो परिवर्तन क्या हुआ? डेल यू हुआ। आंतरिक ऊर्जा में कुछ परिवर्तन हुआ, क्योंकि आप यहाँ पे स्थिर थे। अब जब यहाँ से यहाँ तक चल के आए तो कुछ ना कुछ तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। मतलब कुछ ना कुछ जब परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा में होगा तो कुछ ना कुछ ऊष्मा निकलेगी। ऊष्मा मतलब क्यों? कुछ ना कुछ तो ऊष्मा निकलेगी ना। तो यही चीज़ क्या है? डेल यू माइनस क्यू। डेल यू क्यू, या फिर आप कह दीजिए क्यू माइनस डेल यू, या फिर क्यू माइनस डेल यू माइनस क्यू, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यही चीज़ आपका क्या है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया, दोबारा बता देते हैं कि यदि आप स्थिर अवस्था में हैं, यदि आप कोई निकाय है, या फिर आप मान लीजिए कि स्थिर अवस्था में यहाँ पे हैं स्टेज वन पे। जब आपकी स्टेज में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। अब मान लीजिए आप यहाँ पे आ गए, स्टेज टू पे आ गए। जब स्टेज टू पे आप आए तो आपकी जो आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। जब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है कि ऊष्मा में भी कुछ ना कुछ अंतर परिवर्तन होगा, मतलब ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो उस आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और ऊष्मा के अंतर को ही क्या बोलते हैं? हमारा किया गया कार्य होता है। आपको पता है कि जब आप यहाँ से यहाँ तक आए तो डब्ल्यू कार्य आपने किया, और यही क्या हो गया? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाया। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यही चीज़ है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, तो इसको आप समझ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि आगे चल के काम भी आएगा, तो उसको आप अच्छे से समझ लीजिए और लिख लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं आगे का टॉपिक क्या है, इसमें और क्या क्या चीज़ है, जिससे कि यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। ऊर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा की खपत को कम करना होगा। अगर हमको ऊर्जा संरक्षण करना है, क्योंकि ये चैप्टर है एनर्जी कंजर्वेशन। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि हम एनर्जी कंजर्वेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है। अगर मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप बताएंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन है, और अदर सब्जेक्ट हैं, पावर प्लांट है आपके आपके सेमेस्टर में। तो किसी ने अगर क्वेश्चन कर दिया कि एनर्जी कंजर्वेशन को हम किस प्रकार से कर सकते हैं, एनर्जी को किस प्रकार से हम संरक्षित कर सकते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि हम ऊर्जा की खपत को कम करना होगा। क्योंकि अगर हम ऊर्जा की खपत को कम करेंगे, तभी हम ऊर्जा संरक्षण कर पाएंगे। अब कम करने का मतलब ये है कि जैसे कि हम क्या करते हैं कभी कभी, जब हमें मान लीजिए हमारा हाउस है, घर है, और हमें जब कभी बाहर जाना होता है, घर से बाहर जाना होता है, तो हम क्या करते हैं? सारी लाइट को ऐसे ही ऑन कर देते हैं। क्या कर ऑन ऑन ही कर देते हैं। तो हमें ऑन नहीं करके रखना है। जब हमें घर से बाहर जाना है
तो लाइट को ऑफ़ कर दीजिए, मतलब जितनी हमें ज़रूरत हो उतना ही आप यूज़ कीजिए, तभी हम ऊर्जा का जो है यहाँ पे संरक्षण कर पाएंगे। ऊर्जा की खपत को जितना हम कम करेंगे उतना ही अच्छे से हम ऊर्जा संरक्षण कर पाएंगे। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और ये देखिए, ये मतलब आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऊर्जा संरक्षण को आप किस प्रकार से कम कर सकते हैं, किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन होगा कि ऊर्जा की खपत को अगर हम कम कर दें तो हमारी ऊर्जा संरक्षित हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे कि ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन लेवल के लिए कि ऊर्जा संरक्षण दिवस को कब मनाया जाता है, और आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो वो हमारा 14 दिसंबर को मनाया जाता है। जिस प्रकार से हम 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं, तो इसी प्रकार से ऊर्जा संरक्षण दिवस भी हम मनाते हैं, जो हमारा 14 दिसंबर को मनाते हैं। कितने कितनी तारीख को लिख दे रहे हैं, 14 दिसंबर। तो आप इसको भी याद कर लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए कि 14 दिसंबर को हम ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, और इसी प्रकार से बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते चलें और दोस्तों में अपने चैनल को शेयर भी करते चलें। और देखिए, एकदम घबराने की कोई बात नहीं है। आपका ये जो सब्जेक्ट है 4th सेमेस्टर का, कोई भी सब्जेक्ट है आपका कंप्लीट होगा अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे एनर्जी के प्रकार। अब देखिए, आपने एनर्जी का बेसिक जान लिया कि एनर्जी क्या होती है, और कुछ इसके सिद्धांत जो नियम थे, जैसे कि ऊष्मागति का प्रथम नियम आपने जान लिया। और जो सिद्धांत था आपने पढ़ लिया कि एनर्जी को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो जब इतना जान लिया तो अब चलिए देख लेते हैं कि एनर्जी कितने टाइप की होती है, एनर्जी के क्या क्या प्रकार हैं। तो अब देखिए, एनर्जी के क्या प्रकार हैं यहाँ पे। एनर्जी को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। एनर्जी को हम निम्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला हमारा है प्राइमरी एनर्जी, और दूसरा क्या है, सेकेंडरी एनर्जी। प्राथमिक ऊर्जा और द्वितीयक ऊर्जा, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्राथमिक ऊर्जा और द्वितीयक ऊर्जा। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं क्या है, कॉमर्शियल एनर्जी और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। कॉमर्शियल को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं वाणिज्य, और नॉन कॉमर्शियल को गैर वाणिज्य ऊर्जा बोलते हैं। तो ये हमारी हो गई। अब हमारा अगर आगे की हम देखें, होती है हमारी तीसरा जो एनर्जी होती है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा तथा गैर नवीकरणीय ऊर्जा। तो ये हमारे ऊर्जा के कुछ 6 टाइप हुए, और इन्हीं टाइप को हमें पढ़ना है विथ डिफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ। तो अब चलिए देखते हैं। पहला वाला हमारा जो था प्राथमिक ऊर्जा को देखेंगे, द्वितीयक ऊर्जा को इस प्रकार से देखते चलेंगे। तो हमारा था प्राथमिक ऊर्जा यानी कि प्राइमरी एनर्जी। तो प्राइमरी एनर्जी क्या होती है, तो आपने इसके पहले भी 2nd सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, BMC एक नाम सब्जेक्ट था इलेक्ट्रिकल वालों से अगर हम बात करें, तो उन्होंने BMCE में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा होगा ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा के स्रोत जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर था, तो उसमें था ये चीज़, प्राइमरी ऊर्जा सेकेंडरी ऊर्जा क्या है। तो अब चलिए आप देख भी लीजिए, खैर छोड़िए बात को, पुरानी बात होगी, फिर से पढ़ लीजिए। प्राइमरी एनर्जी क्या होती है कि जो हमें ऐसी ऊर्जा जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है, प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त ऊर्जा को प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं। और देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि प्राथमिक ऊर्जा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। मतलब ये जो हमारी प्राइमरी एनर्जी होती है, ये 2 भागों में विभाजित की गई है। पहले क्या होती है, रिन्यूएबल होती है। क्या होती है, पहले रिन्यूएबल एनर्जी होती है, और दूसरी क्या होती है, नॉन रिन्यूएबल होती है। तो अब चलिए देख लेते हैं, उन 2 टाइप को देखेंगे यहाँ पे। नवीकरणीय ऊर्जा। तो अब देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, एक ऐसी ऊर्जा जो कभी ना समाप्त होने वाली हो। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा जो कभी ना समाप्त होने वाली हो, नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे सौर ऊर्जा हो गया हमारा, भूतापीय ऊर्जा हो गई, बायोमास ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गई, जिसको हम टेडियल एनर्जी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ आपने BMCE में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। तो इसको आप केवल यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, बाकी यहाँ पे इसका डेफिनेशन याद कर लीजिए कि नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है। बहुत ही ईजी है। देखिए, इसका जो इंग्लिश नाम है, रिन्यूएबल एनर्जी। तो आपने कुछ चीज़ें देखी भी होंगी कि जब कुछ चीज़ें मतलब पुरानी हो जाती है, तो हम कहते हैं कि इसका रिन्यूएबल करा लीजिए। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि जब ये ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, जैसे कि सौर ऊर्जा है,
ये कभी ना समाप्त होने वाली है। जैसे ये समाप्त होगी फिर हम सूर्य से इसको प्राप्त कर लेंगे। भूतापीय ऊर्जा है, इसको भी हम प्राप्त कर लेंगे। बायोमास ऊर्जा है, इसको हम फिर पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ज्वारीय ऊर्जा है, समुद्र कभी ना खत्म होने वाला स्रोत है। तो ये सारे कभी ना खत्म होने वाले स्रोत हैं, तो इसीलिए ये हमारी नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगी। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और चलिए देख लेते हैं हमारा जो इसका सेकंड टाइप है प्राथमिक ऊर्जा का, प्राइमरी ऊर्जा का सेकंड टाइप अनवीकरणीय ऊर्जा, जिसको हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी नाम से ही पता चल रहा है कि जो ऐसे स्रोत जो एक समय सीमा तक समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है कि एक ऐसी ऊर्जा जो एक समय सीमा तक समाप्त हो जाएगी, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाती है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन हो गया, कच्चा तेल हो गया, परमाणु हो गया, ईटीसी हमारे क्या हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ये देखिए, अगर हम बात करें जीवाश्म ईंधन की ही, तो ये सब तो खत्म होने वाले स्रोत हैं। कच्चे तेल हुए, ये भी खत्म हो जाएंगे एक टाइम के बाद। या फिर कोयला की बात कर लें हम, ये भी एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोल की बात कर लें, ये भी एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारे हमारे क्या हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत हैं। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपका जो ये कंसेप्ट था एनर्जी का, प्राथमिक एनर्जी का, वो आपको समझ में आएगा। तो हमने आपको प्राथमिक एनर्जी के बारे में बताया, यहाँ पे प्राथमिक एनर्जी। और अगर हम बात कर लें इसके टाइप की, तो एक हमारा रिन्यूएबल था, रिन्यूएबल टाइप था, और दूसरा हमारा था नॉन रिन्यूएबल टाइप था। तो ये दोनों टाइप थे और उसके एग्जांपल थे। तो यहाँ तक आपको आशा करते हैं अच्छे समझ में आ गया होगा, और आप अच्छे से इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। और देखिए, एक क्वेश्चन कंपटीशन लेवल की हम अगर बात कर लें यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन आपके 1 नंबर में पूछा जा सकता है, और कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि प्राथमिक ऊर्जा का कितना भाग हम जो है यूज़ करते हैं। तो देखिए, प्राथमिक ऊर्जा का मतलब हम यहाँ पे देखिए, ये जो नॉन रिन्यूएबल है और रिन्यूएबल है, ये हमारा प्राथमिक ऊर्जा ही तो है। अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की, तो ये हमारे जो दोनों एनर्जी हैं तो प्राथमिक ही के स्रोत तो हैं, प्राइमरी एनर्जी के स्रोत हैं हमारे। प्राइमरी एनर्जी के क्या है, स्रोत हैं। जब ये प्राइमरी एनर्जी के स्रोत हैं, तो हमारा क्वेश्चन ये है आपसे कि प्राथमिक ऊर्जा का कितना भाग जो है हम प्राप्त करते हैं, मतलब प्राथमिक ऊर्जा का कितना भाग प्राप्त करते हैं। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा, प्राथमिक ऊर्जा का 85% भाग जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात कर लें, तो आप लिख लीजिए नोट में कि प्राथमिक ऊर्जा का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राथमिक ऊर्जा का जो हम यूज करते हैं, प्राथमिक ऊर्जा का 85% भाग जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है। किस ईंधन से, जीवाश्म ईंधन से। प्राथमिक ऊर्जा का 85% भाग जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है। अब जीवाश्म ईंधन क्या होता है, देखिए, जीवाश्म ईंधन जो होता है, जैसे कि ये वाला हमारा जीवाश्म ईंधन है जो हम जीवों से प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपने अगर बीएमसी में पढ़ा होगा कि जो है बहुत पहले टाइम में पृथ्वी एक आग का गोला था, तो उसी टाइप से उसका जो है डिफिनेशन उसमें बताया गया है कि आग का गोला था, फिर इसके बाद धीरे धीरे जो है परिवर्तन हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, तो हर एक चीज़ उसमें जो है जीवाश्म ईंधन बना। तो वो सारी चीज़ में आप देखेंगे जीवाश्म ईंधन, देखिए यहाँ पे जीवाश्म ईंधन के द्वारा हम ये सब सारी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे कि भूतापीय ऊर्जा हुआ, ज्वारीय ऊर्जा हुआ, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास। तो ये सारी जो ऊर्जा है हम जीवाश्म ईंधन से ही प्राप्त करते हैं। तो जीवाश्म ईंधन ही है कि प्राथमिक ऊर्जा का जीवाश्म ईंधन ही है जो 85% हम यूज करते हैं अन्न ऊर्जा में, इसका यूज करते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा कंपटीशन लेवल का। बाकी अगर वीडियो अच्छी रही, वीडियो को लाइक कर दें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ये हमारा लेक्चर 1 था। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।